हेलो गाइज, मैं आर.एस. कुमार अपने मोरल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से इस चैनल के माध्यम से 10th क्लास के मैथ का एक बेहतरीन चैप्टर लेकर आया हूं और आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग पसंद आएगा। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अंत में जाकर यदि पसंद आए तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग इसके अंतर्गत आने वाले कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर है चर राशि। तो चर राशि वह राशि होती है जिसका मान बदलता रहे, अर्थात जिसका मान निश्चित न हो। और अचर राशि वैसी राशियाँ होती है जिसका मान बदलता रहे, अर्थात जिसका मान निश्चित हो। चलिए, और हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तो आप लोग शायद पिछले क्लास में पढ़े होंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप लोग इसे पढ़े होंगे कि वैसा समीकरण जिसे ax प्लस b बराबर 0 ग्रुप में लिखा जा सके और जहां a डजंट इक्वल टू 0 एवं a और b एक रियल नंबर हो। तो हम लोग पिछले क्लास में शायद पढ़े होंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण मतलब वैसे समीकरण जिसे हम लोग ax प्लस b के रूप में लिख सके जहां a डजंट इक्वल टू 0 होता है और a, b एक रियल नंबर होती है। और इस प्रकार के समीकरण का केवल एक ही हल होता है। इसको आगे बढ़ा कर देखा जाए तो ax प्लस b बराबर 0, तो यहाँ पर देखा जाए तो ax यहाँ b प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर x बराबर माइनस b और a यहाँ पर मल्टीपल में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग देखें कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक ही मान निकला जो है माइनस b बटा a। अर्थात आप लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक हल होता है। एक एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो दे दिया 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और तब पूछे कि x का मान क्या होगा। तो हम अभी देखें कि जब ax प्लस b इज इक्वल टू 0 मतलब जब एक चर में कोई रैखिक समीकरण रहता है तो उस स्थिति में जो b का वैल्यू होता है वह होता है माइनस b बटा a। तो यहाँ डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। x तो x और b का काम कर रहे हैं आपका 5, तो माइनस फार्मूला के अंतर्गत होता है और b का स्थान लिख देंगे 5 और a का काम कर रहा है 4। इस प्रकार आपका इस रैखिक समीकरण का वैल्यू निकल कर आ गया x इज इक्वल टू माइनस 5/4। तो चलिए, यह था इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आप लोग पहले ही अर्थात पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, यहाँ पर दिया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म के बारे में बाद में जानेंगे हम लोग। पहले यह जान ले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वैसे समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 ग्रुप में लिखा जा सके जहाँ a डजंट इक्वल टू 0 b डजंट इक्वल टू 0 एवं a b एवं c एक ही रियल नंबर हो, तो हम लोग देख लिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण वैसे समीकरण होते हैं जिसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 ग्रुप में लिखा जा सके, जिसमें a का मान या b का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब यदि इसमें a या b का मान 0 हो जाता है तब ये जो समीकरण है ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। चलिए, अब लोग इसके बारे में मालूम करते हैं कि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर दे दे एग्जांपल के रूप में x प्लस वाई इज इक्वल टू 7।
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x भी एक तरह का चर राशि है और y भी एक तरह का चर राशि है, अर्थात ये जो समीकरण है वो आपका दो चर का रैखिक समीकरण है। तो चलिए इसका पता लगाया जाए कि इसके कितने हल हो सकते हैं। तो अपने से यदि देखा जाए कि जब हम यहाँ पे x का मान 1 रखते हैं तो एक में कितना जोड़ा जाए कि 7 आ जाएगा, तो y के स्थान पर हम लोग 6 रख देंगे तो 1 6 आपका हो गया 7। फिर यदि हम x का स्थान पर जब 2 रखते हैं तो आपका y का मान हो जाएगा 5। इस तरीके से यदि आप हम लोग x का स्थान पर 3 रखते हैं तो y का स्थान पर हो जाएगा 4। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो x और y का जो जोड़ा यहाँ पर मिल रहा है ये सब का सभी मान इस समीकरण को संतुष्ट कर दे रहा है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत तरीके से इनका जोड़ा निकल सकता है। अतः इसलिए कहा जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होते हैं। तो आप लोग बोल सकते हैं, सवाल पूछा भी गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो आप लोग देख लिए कि इस कंसेप्ट के तहत हम लोग बता सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं कई तरीके इसका जोड़ा बन सकता है और इसके आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां होती है उन सब का उल्लेख करते हैं। चलिए तो अभी हम लोग जाने कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। अब यहाँ पर दे दिया युग्म। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा में, अर्थात यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ था, अब एक और समीकरण यदि हम इसमें लिख लेते हैं तो इस स्थिति में हमारा हो जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, मतलब समीकरण का जोड़ा। तो यहाँ पर हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दिए हैं, इसमें हम अपने से मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक अपने से और समीकरण लिख लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार से आप लोगों के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का पेयर मिल गया। अब इस प्रकार के समीकरण को हम लोग कितनों विधियों से हल करते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां होती है। हल करने की दो विधियां होती है, जिसमें पहला होता है बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि जिसको हम लोग इंग्लिश में अलजेब्रिक मेथड बोलते हैं, अलजेब्रिक मेथड। एक आपका दूसरा विधि होता है जिसको हम लोग ग्राफीय या आलेखीय विधि के नाम से जानते हैं, आलेखीय विधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्राफिकल मेथड के नाम से जानते हैं। तो आप लोग देख लिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की मुख्य रूप से दो विधियां होती है। एक होता है बीजगणितीय विधि और दूसरा होता है ग्राफीय या आलेखीय विधि। आइए अब इन दोनों विधियों को बारी बारी से उल्लेख करते हैं कि कौन से विधि कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बीजगणितीय विधि के बारे में जान लेते हैं। चलिए आइए, यहाँ पर बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में कुल मिलाकर 5 विधियां होती है, जिसमें से एक विधि है तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। एक है प्रतिस्थापन विधि, तीन नंबर है लुप्तीकरण या इसी का दूसरा नाम है विलोपन विधि। चलिए, 3 नंबर है, 4 नंबर आपका है
ब्रज गुणन विधि, और आपका 5 नंबर है अनुपात निर्णय विधि। तुलनात्मक विधि को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन मेथड, COMPARI, कंपैरिजन मेथड। हो सकता है कि वर्ड मीनिंग में थोड़ा दिक्कत हो, गलती हो सकता है, आप लोग सुधार सकते हैं इसको। प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और लुप्तीकरण या विलोपन विधि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और ब्रज गुणन विधि को हम लोग इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से जानते हैं। और अनुपात निर्णय विधि को हम लोग रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि बीजगणितीय विधि को 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से एक है तुलनात्मक विधि जिसको कंपैरिजन मेथड कहते हैं, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, और तीसरा है लुप्तीकरण या विलोपन विधि जिसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, और चौथा है ब्रज गुणन विधि जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, और पांचवा है अनुपात निर्णय विधि जिसको इंग्लिश में रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड कहते हैं। तो आप लोग यह देखकर यह जानकर हैरान हो गए कि यहाँ पर 2 नाम, एक अनुपात निर्णय विधि और एक है तुलनात्मक विधि और एक है अनुपात निर्णय विधि। आप लोग इसे एनसीईआरटी में नहीं देखे होंगे। आप लोग एनसीईआरटी में मात्र 3 विधि का नाम जानते होंगे, एक है प्रतिस्थापन विधि, एक है लुप्तीकरण या विलोपन विधि, और तीसरा है ब्रज गुणन विधि। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 2 चर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए बीजगणितीय विधि में 5 विधियों के तहत बताएंगे। चलिए अब हम लोग एक एक विधि का उल्लेख करते हुए सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर है तुलनात्मक विधि, तो इसी को लेकर चलते हैं हम लोग। चलिए तो 2 चर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने वाले बीजगणितीय विधि में सबसे पहला विधि तुलनात्मक विधि के बारे में जान लेते हैं। चलिए इसके लिए एग्जाम्पल के तहत समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है x + 3y = 6। दूसरा है 2x - 3y = 12। अब इसको क्या करेंगे कि इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तुलनात्मक विधि में फर्स्ट स्टेप कहता है कि सबसे पहले समीकरण 1 से या तो आप x का मान निकालिए या तो आप y का मान निकालिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 से x का ही मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से है यहाँ पर x + 3y = 6। तो देयरफॉर x तो है x, यहाँ पर 6 है, यहाँ 3y प्लस में है, जब बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यह समीकरण 1 था, यह समीकरण 2 था, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब इस तुलनात्मक विधि का दूसरा स्टेप कहता है कि यदि आप लोग पहले समीकरण से x का मान निकाले हैं तो दूसरे समीकरण से भी x का ही मान निकालिए। तो चलिए फिर हम दूसरे समीकरण से ही x का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपका है 2x - 3y = 12।
चलिए तो 2x अब बराबर 12 यहाँ -3y है, जब बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो +3y हो जाएगा। तो यहाँ पर देयरफॉर x तो x यहाँ पर 12 प्लस 3y, यहाँ पर 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। यह समीकरण 3 था, इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 4 में इसका तीसरा स्टेप का होता है कि जब समीकरण 3 और समीकरण 4 निकल जाए तो उसमें जिसका मान बराबर हो, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर x और यहाँ पर भी क्या है x, अर्थात इसका LHS आपस में बराबर है, तो इसका RHS भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अब समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 में देख रहे हैं कि LHS x है और समीकरण 4 में भी LHS x है। तो जब x x आपस में बराबर है तो इसका RHS भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे 6 - 3y बराबर 12 प्लस 3y अब बटा 2। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। इसके नीचे एक छिपा है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। एक में इससे गुणा करेंगे और 2 से इससे गुणा करेंगे। तो 2 में यदि 6 से गुणा करते हैं हम लोग तो 2 6 के 12, माइनस है तो माइनस, और 2 में 3 से गुणा करते हैं तो 2 3 6y। यहाँ पर एक में इस संख्या में गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, अर्थात जैसा है वैसा का वैसा ही उतर जाता है। तो लिखेंगे 12 प्लस 3y। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर भी y है और इधर भी y है, तो y वाले को एक साइड कर लेंगे और अंक वाले को दूसरे साइड कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर -6y और यहाँ पर +3y है, जब इधर आएगा तो हो जाएगा -3y। फिर यहाँ पर 12 है तो 12 और यहाँ पर 12 प्लस में है, जब दूसरे साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा -12। तो देखा जाए तो -6y और -3y, तो माइनस में माइनस जोड़ते हैं तो माइनस ही होता है और 6 3 9 हो जाता है, तो 9y। और यहाँ 12 में से 12 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आ गया y बराबर 0 तो 0, या -9 गुणा में है, इधर आकर भाग ले जाएगा। तो देयरफॉर इस प्रकार हम लोग देख लिए कि 0/9 आ गया आपका 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका मान 0 ही होता है। तो यहाँ पर आपका y का मान निकल कर आ गया 0। अब क्या करेंगे कि इस y के मान को आप किसी भी समीकरण में रखेंगे तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस y के मान को समीकरण 3 या समीकरण 4 में ही रख लेंगे। आप लोग चाहेंगे तो 1 और 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी में यदि y के मान रखते हैं तो x का मान परफेक्ट निकल कर आएगा। तो चलिए लिखेंगे पुनः y का मान समीकरण, चलिए 3 में ही रख लेते हैं। समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 आपका है x बराबर 6 तो 6 -3 और y का मान यहाँ पर निकल कर आया है 0, तो यहाँ पर रख देंगे 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x तो x बराबर 6 और माइनस और 3 गुणे 0, अर्थात 3 में 0 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 0। तो देयरफॉर x बराबर 6 में से 0 गया, आपका आ गया 6। इस प्रकार से तुलनात्मक विधि के तहत y का भी मान निकल कर आ गया और x का भी मान निकल कर आ गया। और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।